तो ये सवाल पूछने का जो पूरा मामला हुआ है, ये सरकार से विपक्ष की ओर कैसे शिफ्ट हुआ? अमित शाह जी उधर से गुजरते हैं और इतने बड़ा क्राइसिस हो रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो पत्रकार क्या सवाल पूछते हैं? सर जी आपका लुक बहुत अच्छा है, ये आपने नया लुक कहाँ से आ गए? कि जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा जाना चाहिए कि गृहमंत्री जी आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? गृहमंत्री जी जो जंतर मंतर में बर्बरता हुई, जब पुलिस लाठीचार्ज हुआ, उसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं क्यों नहीं? मैं कहता हूँ कि आप राहुल गांधी से 100 सवाल पूछिए, लेकिन आप सत्ता से भी तो सवाल पूछेंगे ना, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछेंगे कि नहीं? आप याद कीजिए कि पत्रकारिता में जब आप लोग आए थे तो समुदाय विशेष लिखा जाता था। जब पत्रकारिता तथ्यों से भटके, कोई भी टेलीविजन चैनल अगर सत्ता का स्पोक्सपर्सन बन जाए और वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करे तो भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कम्युनल एजेंडे को परस्यू कर रहे हैं, एक कम्युनिटी विशेष को अगर आप डिमोनाइज करने का काम कर रहे हैं तो ये अक्षम्य है। फेक न्यूज को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ये अक्षम्य है। अच्छा, जब आपने ट्रेनिंग की बात कर ही दी है तो ये बताइए, आपने कॉलेज भी किया है, जेएनयू से पढ़ाई की है, स्कूल भी गए होंगे, ये नया पैदा हुआ है गाली? मेरे ख्याल से 2026 के पहले तो हिंदुस्तान में कोई गाली देता ही नहीं था। जब मैं गोरखपुर में पढ़ता था तो कोई गाली देता ही नहीं था। एक सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि पैलेट गन से किसी की आंख फोड़ना ये ज्यादा बड़ा अपराध है या उन बच्चों को गाली दी? जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइव टेलीविजन में आके माँ बहन की गालियां दे रहे हो, उनको तो कम से कम ये पूछने का अधिकार नहीं। जिन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा, उनको ये पूछने का अधिकार। कांग्रेस की विधवा जिन्होंने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा हो, उसको ये पूछने का अधिकार नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आकलन इस आधार पे करूंगा कि आपकी विदेश नीति क्या है। आप अगर फ्रांस जा रहे हैं तो वहां से आप भारत के लिए क्या लेकर आए हैं? राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है या राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अरे कोटा के बाद तो देखिए वो तो गायब ही हो गए, ये तो इनकंसिस्टेंट है, ये तो कैजुअल पॉलिटिशियन है। जो आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में इनकी आंखों में आंखें डाल करके रोज सवाल पूछ रहा है, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप पहले पप्पू बताने की कोशिश करते हैं और बाद में आप उसको एक कैजुअल पॉलिटिशियन बताने की कोशिश करते हैं। आरएसएस सफल है, इसको आप किस तरह से कहना चाहेंगे? एक विचारधारा जो गांधी जी की हत्या के बाद जिसको मर जाना चाहिए था। एक जमाने में 2014 के पहले मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ आरएसएस बाद एक तरीके से अब्यूज था। बिल्कुल, ये जो पूरा मूवमेंट था उसको आप किस तरह देख रहे हैं? फिर एक जरूरी सवाल इसके बाद मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक बार, या इसको दूसरी तरीके से अगर बोलूं तो डेमोक्रेसी अपने आप को नए सिरे से असर्ट कर रही है। और सबसे बड़ा कोई प्रोपेगेंडा अगर चला है, मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, तो वो ये कि ठीक है यार, दुनिया में तो डंका बज रहा है ना। आपको लगता है कि वो डिस्टर्ब हुई है? हमें ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी स्वाभाविक नेता नहीं है, सब कुछ उनका प्लान्ड है और उस प्लानिंग में प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ है। तो जब वो विदेशों में जाते हैं तो उसके 15 दिन पहले एक टीम इनकी जाती है जो वहाँ के एनआरआईज को इकट्ठा करती है, फिर वहाँ जाके ये खड़े होते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, यूं करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड। और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति के विदेश नीति के मामले में सबसे असफल प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका का राष्ट्रपति आपको सुबह से शाम तक कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल। पहलगाम हुआ तब हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। हमने अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशंस भेजे, हम ये दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। क्यों? वेयर आर वी? हमारी विदेश नीति कहाँ है? अचानक आपने पत्रकारिता छोड़ी, आप एक आंदोलन में गए। उस आंदोलन के बारे में आपसे अलग से भी बात हो चुकी है और मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि बहुत रिपीटिशन हो जाता है। पत्रकारिता क्यों छोड़ दिया आपने उस गोल्डन एज में? पागलपन। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं हर संडे शाम 5 बजे हम लेके आते हैं खास शख्सियत को और कुछ खास बातों के साथ। आज हमारे साथ आशुतोष भाई हैं। आशुतोष भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आशुतोष भाई का परिचय क्या दूं? जब हम लोग टीवी देखने का सबसे, जिसको मैं गोल्डन पीरियड मानता हूं, उस समय इनको हम लोग लगातार टीवी पर देखा करते थे। उसके बाद एक मूवमेंट शुरू हुआ तो उस मूवमेंट में देखा, और उसके बाद हमने लगातार देखा सत्य हिंदी के माध्यम से दूसरी जगहों पर खड़े होकर बिल्कुल सीधे साफ बात करते हुए, लिखते हुए, सत्ता के सामने खड़ा होते हुए। अलग अलग रूप देखे, कोई चीज़ अगर बदलती हुई नहीं देखी तो वो आवाज़ देखी। आवाज़ चाहे टीवी चैनल पर थे तो भी सत्ता से सवाल पूछते थी, बाहर निकले तो भी सत्ता से सवाल पूछती है, और आज फिर से अपने आप को एक पत्रकार के रूप में स्थापित किया। जब स्थापित तो क्या करना था, स्थापित थे ही। जब फिर ये चुना कि पत्रकारिता ही करनी है तो वही रोल उठाया, सरकार से सवाल पूछने का। आशुतोष भाई, एक अलग सा अजीब सी बात से मैं शुरू करूंगा। कल एक पत्रकार मित्र बहुत नाराज़ हो गए थे कि राहुल जी ने उनको पूछ लिया कि वो बीजेपी के आदमी हो। अब मुझे लगता है नहीं पूछना चाहिए। मेरा अपना बहुत साफ मानना है कि आपको नहीं जवाब देना है तो चुप रहना हमेशा एक ऑप्शन होता है। लेकिन मैं जब बार बार उस वीडियो को देख रहा हूं तो राहुल कह रहे हैं
और एक दिन पहले का वीडियो, और वो व्यक्ति मेरा मुद्दा नहीं है, एक दिन पहले का वीडियो है जब अमित शाह जी किस तरह से देख लें उनको, समझ में आ जाता है कि वो देख लें, उनकी नज़र में आ जाए, उस तरह से उनको देख रहे हैं। तो ये सवाल पूछने का जो पूरा मामला हुआ है, ये सरकार से विपक्ष की ओर कैसे शिफ्ट हुआ, और क्या पूछूं मैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या चाहता हूं जानना? नहीं देखिए, मुझे तो इस बारे में कोई आपत्ति ही नहीं है कि अगर राहुल ने पूछा कि भाई आप बीजेपी की तरफ सवाल पूछते हैं, तो ये बहुत जेन्युइन सवाल है। 2014 के बाद से लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। सवाल सिर्फ विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी इस कटघरे में रहते हैं या विपक्ष के तमाम नेता कटघरे में रहते हैं, तो ये आईना तो विपक्ष को दिखाना, सरकार जो मीडिया के लोग उनको दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जब अमित शाह जी उधर से गुजरते हैं और इतने बड़ा क्राइसिस हो रही है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो पत्रकार क्या सवाल पूछते हैं, सर जी आपका लुक बहुत अच्छा है, ये आपने नया लुक कहाँ से आ गए। मतलब मैं देख रहा था और मैं हैरान था कि जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा जाना चाहिए कि गृहमंत्री जी आप इस्तीफा कब दे रहे हैं। गृहमंत्री जी जो जंतर मंतर में बर्बरता हुई, जब पुलिस लाठीचार्ज हुआ, उसकी आप जिम्मेदारी लेते हैं क्यों नहीं। सवाल ये पूछा जाना चाहिए था कि संसद के अंदर खड़े होकर, संसद चल रही है और जब संसद चल रही है तो संसद की मर्यादा और परंपरा ये कहती है कि गृहमंत्री को आकर बयान देना चाहिए था। आप बयान नहीं दे रहे हैं, आए ही नहीं लोकसभा में, आए ही नहीं, तो आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं और तब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपका लुक कैसा है। तो अगर इस तरीके की पत्रकारिता हो रही है तो राहुल गांधी हो या विपक्ष, सबको पूछने का अधिकार है। आप दरअसल पत्रकारिता कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बने हुए या बीजेपी, और ये होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में बाकायदा ये बताया जाता है कि आपको विपक्ष से ये सवाल पूछने हैं, आपको इस तरीके से सवाल पूछने हैं, और फिर वो सवाल पूछे, ये सरकार बताती है, सरकार बिल्कुल के लोग पूछे, बिल्कुल ये एजेंडा इनका तय रहता है। और अगर सरकार की तरफ से नहीं आता है तो इनके जो तमाम लोग हैं वो उनके मालिकान है या फिर जो उनके संपादक हैं वो इस तरीके से सवाल पूछवाते हैं। मैं कहता हूं कि आप राहुल गांधी से 100 सवाल पूछिए, लेकिन आप सत्ता से भी तो सवाल पूछेंगे ना, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछेंगे कि नहीं। गृहमंत्री आपके आंखों के सामने आ रहे हैं, माइक आपके हाथ में है, ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं कि भाई जंतर मंतर में बर्बरता हुई, गृहमंत्री जी आप संसद में जवाब देंगे, सवाल पूछेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं पूछते। तो मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, और राहुल को राहुल कहिए ना कहिए, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम वाकई में जंजी की बात करते हैं तो राहुल को राहुल ही कहना पड़ेगा, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं कहना पड़ेगा। एक और बात थी, आपने पत्रकारिता की, आप एक समय जो टीवी पत्रकारिता थी उसका बड़ा चेहरा थे, खूब देखा जाता था, और आपके शोज़ मुझे आज भी याद है, हंगामा खेज शोज़ तब नहीं होते थे, लेकिन ऐसे शोज़ होते थे कि सवालों के घेरे में आप लोग मंत्रियों को भी लेते थे और सत्ता पक्ष से जो आता था उसको तो आप लोग ग्रिल करते थे पूरी तरह से। इतनी जल्दी वो दौर कैसे बीत गया देखते देखते? क्योंकि मुझे लगता है कि टीवी का गोल्डन पीरियड शुरू होता है 2008-9 के आसपास, जब टीवी घर घर में है और मल्टी चैनल्स आ गए, 4-5 अच्छे बड़े चैनल्स आ जाते हैं, आज तक आता है, NDTV आता है, स्टार न्यूज़ उस समय अलग तरीके से आया हुआ था, और एकदम वो गोल्डन एज था जब टीवी पे आना अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। नेता लोग सोचते थे किसी तरह से मिल जाए टीवी पे आने को। अचानक से वो 4-5 साल 6 साल बीतते बीतते 15-16 आते आते ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? नहीं देखिए, टीवी का जो गोल्डन पीरियड था, मैं तो कह सकता हूँ कि इस वक्त या पिछले कम से कम 20-25 साल के जितने तमाम बड़े नेता थे वो स्टूडियो में आके बात करते थे। प्रणब मुखर्जी आते थे, राजनाथ सिंह होते थे, नरेंद्र मोदी जी होते थे। इसके अलावा मैंने तो प्रमोद महाजन और शिवराज पाटिल दोनों को गेटवे ऑफ इंडिया पे उनसे बात की है। तो वो भी दौर था, और उस दौर में मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ कि वो पत्रकारिता किस तरीके की थी कि एक बार हमारे आज तक के दफ्तर में अर्जुन सिंह थे, स्टूडियो में थे, और मध्य प्रदेश वाले अर्जुन सिंह एक बार एक समय में प्रधानमंत्री पद के तो उम्मीदवार तो थे ही तगड़े, और पटना में हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी थे। तब रविशंकर प्रसाद जी इमर्ज कर रहे थे, तो मैंने रविशंकर जी को प्रोग्राम शुरू होने के पहले कह दिया, मैंने कहा रविशंकर जी, अर्जुन सिंह जी बड़े सीनियर आदमी हैं, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई पर्सनल कोई टिप्पणी हो। बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या हुआ कि कार्यक्रम शुरू होते अर्जुन सिंह ने अपना एक खास अंदाज था उनका, ना वो चीखते चिल्लाते थे, बड़ी गंभीरता से बात करते थे, उन्होंने वो बात अपनी रखी, और 2-3 बार वो उधर से रविशंकर प्रसाद जी ने थोड़ा सा कुछ ऐसे टोका-टाकी की। तो मैंने लाइव में उनको बोला, मैंने कहा रविशंकर जी, अर्जुन सिंह जी बड़े गंभीर सीनियर आदमी, आई थिंक वी शुड रेस्पेक्ट हिज एज एंड हिज सीनियरिटी। वो भी चुप हो गए, किसी तरीके की कोई बदगमजगी नहीं हुई। कभी मैंने नहीं देखा कि एक दूसरे के खिलाफ लोग चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, गाली गलौज कर। ये जो 2014 के बाद की पत्रकारिता है, ये डिलिबरेटली, मैं इसको बहुत गंभीरता, चूंकि मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये डिलिबरेटली
टेलीविज़न चैनल्स को ख़ास तौर पर डिलेजिटिमाइज करने के लिए और इसको एक ख़ास अंदाज में पेश करने के लिए ये इसको पूरी तरीके से किया गया है और ये पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम है। अफसोस की बात ये है कि जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स के जो ओनर्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। अगर उनमें से कोई खड़ा होकर कहता कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, देखिए किसी भी चैनल की, किसी भी अखबार की कोई भी एडिटोरियल लाइन हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। ऑर्गेनाइजर की एक एडिटोरियल लाइन, ठीक है आप चलाइए अपना, मुझे कोई प्रॉब्लम। सेमिनार जब निखिल चक्रवर्ती थे तो उनकी जो मैगजीन थी जो कि नाम मेरे दिमाग से उतर गया, उनकी एक अलग लाइन मेन स्ट्रीम थी। मेन स्ट्रीम, वो लेफ्टिस्ट थे, आप राइट से चलाइए। इवन फ्रंटलाइन हिंदू की अलग लाइन है, हिंदू की अलग लाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस की अलग अलग लाइन होती है, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता की अलग अलग लाइन। अच्छा, कंपटीशन भी रहा है हम लोगों ने तो वो दिल्ली देखी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के बीच में, हिंदुस्तान टाइम्स के बीच में किस तरह का कंपटीशन था, वो भी देखा हमने। तो ये नहीं होता था कि आप तथ्यों के साथ खिलवाड़, अब क्या होता है, अब तथ्यों के साथ खिलवाड़ होता है। फेक न्यूज़ पे आप स्टोरीज, आप उस पर डिस्कशन डिबेट करते हैं और साथ ही साथ आप एक कम्युनिटी विशेष को डिमोनाइज करने की मुसलमानों को लगातार डिमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। ये सरेंडर्ड जर्नलिज्म का ये सबसे खतरनाक पहलू है, जब आप कम्युनल एजेंडे को खुलेआम आगे बढ़ाते हैं बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या रिपरकशन होगा, इसका क्या रिपरकशन नहीं होगा। अगर आपको जेन्युइनली लगता है, मैं अभी भी कहता हूं, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि कोई कम्युनिटी विशेष कुछ गलत कर रही है तो आपको सवाल उठाने का। आप याद कीजिए कि पत्रकारिता में जब आप लोग आए थे तो समुदाय विशेष लिखा जाता था। बिल्कुल, हम लोगों को ट्रेन किया गया है कि दंगों की रिपोर्टिंग जब आप करते थे तो आप जो विक्टिम्स हैं उनका नाम नहीं लिखते थे या उनके बारे में कहते समुदाय विशेष के लोग हैं, क्योंकि एक सेंसिटिविटी थी, एक ट्रेनिंग थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग भड़क जाए। अब तो मुख्यमंत्री बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पे नाम लिखते हैं, सारे लोग ये आप खुलेआम मियाँ जी कहते हैं, मियाँ जी। मैं कहता हूँ कि राजनेता क्या करता है उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन पत्रकारों का तो एक धर्म है, उनकी तो एक मर्यादा है, उसकी तो एक गरिमा है, आप उसका तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। जब पत्रकारिता तथ्यों से भटके, कोई भी टेलीविज़न चैनल अगर सत्ता का स्पोक्स पर्सन बन जाए और वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल करे तो भी क्षमा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कम्युनल एजेंडे को परस्यू कर रहे हैं, एक कम्युनिटी विशेष को अगर आप डिमोनाइज करने का काम कर रहे हैं तो ये अक्षम्य है। फेक न्यूज़ को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो ये अक्षम्य है। ये बाकायदा 2014 के बाद से एक जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको प्रतिपादित करते हुए, उसको बढ़ाते हुए, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के एक बड़े तबके का जो ब्रेन वॉशिंग है, ये उस एजेंडे का हिस्सा है। इसलिए ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं आज से कुछ समय के बाद ये पछताएंगे, न केवल पछताएंगे बल्कि इनको अपने करने पर शर्म भी आएगी। बड़ी बात कही आपने, मुझे पता नहीं शर्म आएगी। नहीं आएगी शर्म, ऐसा नहीं। देखिए ये सब लोग अंत में अपने दिल में जानते हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर अपराध बोध नहीं है, वो सब जानते हैं, क्योंकि ये वही लोग थे जो 2014 के पहले इनमें से कुछ लोग बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे बहुत, और हम लोग भी देख के उनको कभी कभी मतलब अर्नब को तो हम लोग सुनते थे, उनकी अच्छी अंग्रेजी के लिए सुनते थे और बहुत आर्टिकुलेट क्वेश्चंस पूछते थे और बहुत कायदे से पत्रकारिता करते थे। बाकियों को तो ठीक है, लेकिन अर्नब कम से कम वाकई अफसोस होता है कि एक शानदार पत्रकार हुआ करते। देखिए अशोक जी, मेरा एक नियम है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ जी। मैं क्योंकि सारे अपने ही दोस्त हैं, सबके साथ हमने काम किया है, तो मैं किसी एक को नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आप दोस्त की तरह बात करेंगे, मैं तो दर्शक की तरह बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं पत्रकार नहीं हूँ। तो मेरा ये कहना ये है कि 2014 के पहले जो लोग अच्छा जर्नलिज्म कर रहे थे, जो वाकई में सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अब सवाल पूछना क्यों भूल गए हैं? दो ही चीज़ हो सकती है, या तो इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है या फिर किसी लालच में आके ये काम कर रहे हैं। दूसरा तीसरा कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, जब आपने ट्रेनिंग की बात कर ही दी है तो ये बताइए, आपने कॉलेज भी किया है, जेएनयू से पढ़ाई की है, स्कूल भी गए होंगे, ये नया पैदा हुआ है गाली। मेरे ख्याल से 2026 के पहले तो हिंदुस्तान में कोई गाली देता ही नहीं था। जब मैं गोरखपुर में पढ़ता था तो कोई गाली देता ही नहीं था। देखिए मतलब जो मैं सवाल मेरा वो ये है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब सीएए का आंदोलन भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो एक ख़ास तरह का आंदोलन था, उसमें उसको धर्म से जोड़ दिया गया, भले होना नहीं चाहिए था। किसानों का आंदोलन हुआ, उसको एक अलग तरीके से जोड़ा गया। ये आंदोलन मिडिल क्लास का मूवमेंट था, मिडिल क्लास के बच्चे आए थे। हमारे आप में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके या तो घर के बच्चे ना गए हों या अगल बगल पड़ोस के बच्चे ना गए हों, और पूरे मूवमेंट को गाली पर रिड्यूस किया जा रहा है। देखिए, एक सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि पैलेट गन से किसी की आंख फोड़ना ये ज़्यादा बड़ा अपराध है या उन बच्चों को गाली देना? ये सवाल अगर
गाली किसी को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल पब्लिक सार्वजनिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हम सब लोग इसके खिलाफ हैं और हम सब लोग जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो कभी गाली नहीं देते। सवाल ही नहीं। प्राइवेट जिंदगी में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ठीक है। वो मस्ती लेते रहते तो हमें गाली देते हैं। टेलीफोन उठा के, अगर मेरा 20 साल पुराना दोस्त है टेलीफोन उठाए तो पहला काम वो गाली से ही बात करेगा, ठीक है ना। वो एक निजी जिंदगी होती है, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन ये सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ उनको है जिनके अपने मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लाइव टेलीविजन में आके मां बहन की गालियां दे रहे हो, उनको तो कम से कम ये पूछने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा, उनको ये पूछने का अधिकार। कांग्रेस की विधवा जिन्होंने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा हो, उसको ये पूछने का अधिकार नहीं है। जिन्होंने शशि थरूर की पत्नी को 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा हो, उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है। वो उस पर आंसू और टेसुआ ना बहाएं। जिनके प्रवक्ता हर दिन टेलीविजन चैनल पर आकर जो उनकी बातों से डिसएग्री करते हैं, उनके प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या यही वो व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री में उनको सिखाया गया है? तो उनको ये अधिकार नहीं है। ये टेसुए बहाना बंद होना चाहिए। उन बच्चों ने भाई आप तो बहुत लिबरल हो रहे हैं, अपना नाम नहीं ले रहे हैं। कोई केवल आशुतोष के जो आप ट्वीट करते हैं उसके नीचे जो लिखा जाता है वो पढ़ ले, कोई आपके वीडियोस के नीचे जो गालियां आती हैं उसको पढ़ ले। ये गालियां कौन दे रहा है? हमें नहीं पता है। मैं अशोक जी, मैं आपको बताऊं, मैं 2012 या 10 के आसपास में ट्विटर पे गया और 2012 तक, उसी टाइम हम सब लोग आए थे आगे पीछे। 13 तक ठीक था, 13 तक गालियां नहीं चलती थी। उसके बाद से मैंने एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि ट्विटर में जो मैं लिख रहा हूं उसके नीचे ज़बरदस्त तरीके से गालियां चल रही हैं। और कई बार ऐसा हुआ, करीब 3-4 महीने, जब मैं रात को देखता था, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से निकलता था, फिर घर पहुंचता था, खाना खाने के बाद एक नज़र डाल दूं क्या है, और जब मैं नीचे देखता तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भयानक डिप्रेशन हो, हाँ बिल्कुल, किसी और मेंटल डिसइंटीग्रेशन की स्थिति पैदा हो गई। फिर मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, और मैंने अपने मित्रों को भी बोला कि ये एक पेड सिंडिकेट का काम है, जो अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि जो उनसे डिसएग्री करते हुए विचारधारा के स्तर पर उनको मेंटली डिसइंटीग्रेट करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये गालियां वहां पे की जाती, क्योंकि उसकी भाषा भी लगभग 13 सालों में भाषा नहीं बदली है। बिल्कुल नहीं। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि ये तब शुरू हो रहा था जब नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री के पहले, जब वो कैंपेन कमेटी के चीफ बने थे, अध्यक्ष बने, ये बहुत अद्भुत स्थिति थी, दोनों साथ साथ हो रहे थे। तब मैंने जब मैंने उसको कई दिन ऑब्जर्व किया, तब मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि अब मैं क्या लिखता हूँ उसको लिखने के बाद भूल जाओ, कभी भी ये देखने की कोशिश मत करो उसकी क्या प्रतिक्रिया है। ज्यादातर लोगों ने यही फैसला, और ये 13 साल से मेरा नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि जो गालियां पड़ी हैं ये उन्हीं के लोग तो दे रहे हैं ना। बिल्कुल, ये कोई और तो नहीं दे रहा है। ये पेड सिंडिकेट है, ये पेड सिंडिकेट। मैं आपको बताऊं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब के विमोचन में मैं था, और 84 पर मैं संचालन कर रहा था, 84 पर मैंने कुछ सवाल पूछे, और वहां कांग्रेस के लोग थे, एक आध बड़े नेता थे, एक तो मेरे ख्याल से उस जमाने में एमपी हुआ करते थे, और बाहर निकलते उन्होंने कहा कि अशोक जी हाँ ये सवाल उठाना चाहिए। मैं कांग्रेस की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वहां भी हैं, लेकिन कांग्रेस की हम लोगों ने इतनी आलोचना की है, कभी इस तरह की गालियां नहीं मिली। सीपीएम की आलोचना करने पे कभी आपको गालियां, तो इन्हीं के लोगों ने तो गालियों का कल्चर शुरू किया है। अशोक जी, मैं तो 8 साल तक संपादक था IBN 7 का, मैं चलाया मैंने, और 2010-11 के बाद से तो हर दिन खड़े होकर मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगते थे, हर दिन मांगते थे। बिल्कुल, एक फोन मुझे कभी नहीं आया और किसी ने मुझे फोन पे गाली कभी नहीं दी। अब स्थिति यह है कि अगर आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द बोल देते हैं, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं, आप संघ के खिलाफ एक शब्द बोलते हैं, तो आपको जिस तरीके की गालियां, आपको फोन पर आपको गालियां दी जाती हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी वाइफ को और अपनी सिस्टर को, दोनों को ये कह रखा है कि कृपया अपनी साथ मेरी फोटो सोशल मीडिया पे मत डालना। सेम ही है ये इतनी, क्योंकि वो कहाँ, मैंने कहा तुम्हें तकलीफ होगी, मुझे तो होगी, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए ऐसा मत करो। ये क्यों है? ये संस्कृति कहाँ से आई है? और ये क्यों आई है? क्योंकि देखिए, जो डेमोक्रेटिक फोर्स है वो डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल। जो डेमोक्रेटिक फोर्स नहीं होती वो डिसएग्रीमेंट को शत्रुता में देखती है, एनिमिटी देखती है। क्योंकि ये फोर्स डेमोक्रेटिक नहीं है, जो सरकार है वो अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक नहीं, लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए इस तरीके की गालियों की एक फैक्ट्री शुरू की गई है, जिसमें जो भी आपसे डिसएग्री करता है उसको आप मेंटली डिसइंटीग्रेट करिए,
उसको इतना डिमोरलाइज कर दिए कि उसकी हिम्मत ना पड़े आगे खड़े होकर बात करने। हालांकि ये बहुत चला नहीं, जिस तरह से आपने फैसला लिया, ज्यादातर लोगों ने उन गालियों पे ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे हट गए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी एडिटोरियल लाइंस बदल दी है क्योंकि वो डरते हैं और ये फैशनेबल हो गया है। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है, विनोद मेहता जब आउटलुक के एडिटर होते थे तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था, उसने कहा आई नो इट्स नॉट फैशनेबल टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ सोनिया गांधी। ये गिल्ट उन्होंने डाल दिया लोगों के अंदर। क्या पब्लिकली आप कांग्रेस के साथ खड़े मत होइए, अगर कांग्रेस राहुल गांधी कोई अच्छा काम करे तो आप उसके साथ खड़े मत होइए, सोनिया गांधी अच्छा काम अखिलेश यादव करे तो उसके साथ खड़े मत होइए। ये गिल्ट उन्होंने डाला है और ये सबकॉन्शियसली हमारे और आपके दिमाग में रहने लगा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि जो ये प्रोपेगेंडा 2014 के बाद से शुरू हुआ है, सरकारी स्तर पर शुरू हुआ है, इसने हमारे बीच के लेफ्ट लिबरल्स लोगों के को भी इस प्रोपेगेंडा के असर से वही भाषा बोलते हुए मैंने देखी है जो ये सरकार चाहती है बोलने की। और मैं इसको बहुत कन्विक्शन के साथ कहता हूँ। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है, मैंने इस पर पढ़ाई लिखाई की है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मुद्दा कैसे हो जाता है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। हाउ डज इट मैटर? राहुल गांधी विदेश चले गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है या राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नरेंद्र मोदी विदेश गए हैं, नहीं गए, कितनी बार विदेश यात्रा की, मेरे लिए इट डजंट मैटर। मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का आकलन इस आधार पे करूंगा कि आपकी विदेश नीति क्या है। आप अगर फ्रांस जा रहे हैं तो वहां से आप भारत के लिए क्या लेकर आए हैं। ठीक बात है। आप प्रधानमंत्री हैं तो आपके साथ एक अमला चलेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। मेरे लिए वो मुद्दा नहीं है। मेरे लिए मुद्दा ये है कि आपके 10-12 साल के कार्यकाल में देश नीति की क्या हालत है। हम भारत के अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए, नहीं रिश्ते हुए। और ये लेकिन ये जिस तेजी के साथ इस नैरेटिव को चलाते हैं, अरे कोटा के बाद तो देखिए वो तो गायब ही हो गए, ये तो इनकंसिस्टेंट है, ये तो कैजुअल पॉलिटिशियन है। जो आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में इनकी आंखों में आंखें डाल करके रोज सवाल पूछ रहा है, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप पहले पप्पू बताने की कोशिश करते हैं और बाद में आप उसको एक कैजुअल पॉलिटिशियन बताने की कोशिश करते हैं। मैं कोई राहुल गांधी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना मैं राहुल गांधी से सिर्फ एक बार मिला, वो भी 30 सेकंड के लिए, सिर्फ हैंडशेक हुआ, इससे अलावा कुछ नहीं। मेरा उनके दफ्तर से कोई कनेक्शन नहीं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गया था, 15 मिनट साथ में रहा। हाँ, तो सवाल इस बात को लेकर ये कि हमारे बहुत सारे अपने लोग वही भाषा बोलते हैं जो दरअसल वो चाहते हैं। और ये प्रोपेगेंडा का असर है। और ये इसलिए है क्योंकि हम जिस रिजीम में रह रहे हैं, इस रिजीम की प्राण वायु है प्रोपेगेंडा। बिना प्रोपेगेंडा के ये सरवाइव नहीं कर सकते। और प्रोपेगेंडा इसलिए क्योंकि जो उनका घोषित वो है उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण। आप व्यक्ति निर्माण कैसे करेंगे? ब्रेन वॉशिंग करके। तो जो आइडियोलॉजिकल स्टेट होता है, जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो सुबह से शाम तक इसी काम में लगी होती कि आपको अपनी विचारधारा के हिसाब से ढाल के आपके अंदर एक नया इंसान पैदा करें। तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन हमें हैरानी तब होती जब हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी उस प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। और वो मैं कहता हूँ ज़्यादा प्रिजनर्स ऑफ द प्रोपेगेंडा। अगर मतलब सीधे सीधे इसको कहूँ तो एक लाइन में क्या ये कह सकते हैं कि ये डर पैदा कर दिया कि अगर आप राहुल गांधी के साथ खड़े दिखते हैं या राहुल गांधी का समर्थन करते हुए दिखते हैं या अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए दिखते हैं या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ है, तो आप कुछ गड़बड़ हैं, आप कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं या आप रॉन्ग साइड पे हैं? डर नहीं, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि डर है। नहीं, डर मतलब एक ये दिमाग में बिठा दिया कि ऐसा हो जाएगा। इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। इट्स नॉट पॉलिटिकली। मैं आपको बताऊं कि मैं जब मतलब आप सेकुलर हो सकते हैं लेकिन साथ खड़े हुए मत दिखिए। आप सेकुलर भी नहीं हो सकते। अब तो ये सिकुलर हो गया ना, एक शब्द आ गया सिक्युलर, अब तो वो हालांकि गायब हो गया। मैं आपको बताऊं कि बराक ओबामा बहुत मैं उनकी बड़ा एक आइकॉनिक फिगर है अमेरिकन पॉलिटिशियन में, 2 बार के अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। बिल्कुल सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और मुझे ध्यान है उस वक्त जो उनके अपोनेंट्स थे, बैकेन, आई थिंक मैकेन ही थे, बैकेनन क्या नाम था, हाँ ऐसे जो भी था, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। उनकी वाइफ ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमको रोज ये लगता था कि वी विल बी लिंच्ड। वो जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बराक ओबामा की टीम ने जो अपने अपोनेंट्स थे उनको जिस कदर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी, ये पूरी की पूरी कॉपी उठा के यहाँ हिंदुस्तान में आया हुआ है। पूरी एग्जैक्टली है कि आप अपने अपोनेंट्स को सोशली पॉलिटिकली इस कदर डिस्क्रेडिट कर दीजिए कि लोग उनके साथ खड़े होने में हिचकने लगे। ये पूरा कैंपेन, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, इसलिए कि भाई आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपोनेंट को डिस्क्रेडिट करेंगे। जैसे मुझे
दिक्कत तब होती है जब हमारे बीच के लोग इस बात को नहीं समझते। भाई द मैन एंड द पॉलिटिशियन शुड बी जज बाय द इश्यूज ही रेजेस, नॉट बाय व्हाट ही डज इन हिज प्राइवेट लाइफ। मैं नेहरू जी अपनी प्राइवेट जिंदगी में क्या करते, मुझे क्या लेना देना? भाई चंद्रशेखर जी क्या कर, हमें क्या लेना देना? प्राइवेट लाइफ में क्या करते हैं उससे हमें कोई लेना देना क्या लेना? या अटल बिहारी वाजपेयी क्या, हमें उससे क्या लेना देना? बिल्कुल। हमारे यहाँ तो वो अमेरिकन सिस्टम नहीं है ना कि भाई वहां पे हर चीज वो होती है। हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ एक पर्दा है, हम उस पर्दे की इज्जत करते हैं। किसी की प्राइवेट लाइफ में क्या, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक ऐसा होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि विपक्ष के साथ खड़े होना अपने आप में पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाए। ये है इनकी विचारधारा की ताकत और ये है वो शरारत। और इस खेल में हमारे पत्रकारिता के बहुत सारे साथी विलिंगली भी इन्वॉल्व हैं। वो विलिंगली इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनको सत्ता से वो सारे सुख प्रदान किए जा रहे हैं। किसी को टीवी चैनल्स खड़ा हो जाता है, तो किसी को विदेश यात्राएं मिल जाती हैं, किसी को प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हो जाता। हम लोग जब कर रहे थे पत्रकारिता, जो शुरू कर रहे थे, तब नेता के साथ फोटो खिंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने तो कभी फोटो भी नहीं खिंचवाई, कभी सेल्फी खिंचवा के गौरवान्वित नहीं महसूस। मेरे एक दोस्त है आशुतोष भाई, आप उनको जानते हैं लेकिन नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा। तो उनसे एक बार मैंने पूछा ऐसे ही बातचीत में कि आपने किसके साथ फोटो खिंचाई, तो उन्होंने कहा यार मैंने तो सिर्फ एक बार फोटो खिंचाई, राजेश खन्ना के साथ। क्या बात? बाकी बहुत नेता आए गए, मैंने किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाई। टीवी पे जो साथ में बात कर रहे हैं उसमें अगर किसी ने खींच लिया तो खींच लिया, मेरे पास नहीं है कोई फोटो। आपको मालूम मैंने किसके साथ फोटो खिंचवाई? हाँ? सिर्फ एक बार। हाँ। विवियन रिचर्ड्स के साथ। मुझे मौका मिलता मैं भी मेरे घर खिंचाता, पे है। मुझे मौका मिलता तो मैं भी खिंचाता। और बहुत शानदार फोटो, हमारे जमाने का स्टार था वो। बिल्कुल। तो हम उनको, मेरा ये नहीं कि हम उनको छोटा करके समझते हैं। हाँ। हम पत्रकार हैं, अगर हमें प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं तो वो प्रधानमंत्री, उनका सम्मान है। लेकिन हम तब उनसे सवाल पूछेंगे उनकी आंखों में आंखें डाल करके जब हम उनके समकक्ष अपने आप को उसी तरीके से अपना भी सम्मान कर पाएंगे। हाँ, एम्पावर्ड फील करेंगे। बिल्कुल। अगर हम उनके ऑरा से इंटिमिडेटेड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, सवाल नहीं पूछ तो हम वो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। बिल्कुल ठीक। सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं बदतमीजी का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि आप बदतमीजी करिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट अगर आपको उनको अकाउंटेबल बनाना है और उनको अगर आपको जिम्मेदार ठहराना है तो आपको वो कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे और आंखों में आंखें डाल करके पूछने पड़ेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने सब्जेक्ट को इंटिमिडेट कर रहे हैं या उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। ये हमारा काम है पूछना। हम अगर उनके साथ से अगर नेहरू जी होते तो मैं ज़रूर उनके साथ सेल्फी खिंचवाता, क्योंकि वो मेरे लिए एक आइकॉनिक फिगर है। मार्टिन लूथर किंग होते तो मैं ज़रूर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता। अगर गांधी जी होते तो ज़रूर मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता। मैं किसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा, इसके लिए उस आदमी को मेरा रेस्पेक्ट अर्न करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पावर से सिर्फ तय नहीं होता। बिल्कुल। अचानक आपने पत्रकारिता छोड़ी, आप एक आंदोलन में गए। उस आंदोलन के बारे में आपसे अलग से भी बात हो चुकी है और मैं नहीं करना चाहता हूँ अभी, क्योंकि बहुत रिपीटिशन हो जाता है। पत्रकारिता क्यों छोड़ दिया आपने उस गोल्डन एज में? पागलपन। नहीं, पागलपन करने का हक सबको है। नहीं, देखिए, पागलपन ही आप कह सकते। देखिए होता क्या है कि जो उस अब आपको एक और बात बता दूं, और आप इस पे हंसेंगे चाहे तो, और चाहे नाराज करते ही नहीं मुझसे होइएगा, कि मैं तो आपको जानता नहीं था और किसी को हम लोग नहीं जानते थे। मैं तो छोटे से शहर ग्वालियर में था। तो एक बार हम 4 लिखने वाले लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि सिर्फ आशुतोष ने नौकरी छोड़ी है, बाकी सब तो खलियर लोग थे जिनको मौका मिल गया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की जी। जब मैं जेएनयू में था तो वहाँ मेरे पर बहुत दबाव था कि मैं एसएफआई ज्वाइन करूँ। ऐसा मेरे ही मित्रों ने मिलकर वहाँ खड़ी की थी सीपीआईएमएल का, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो वहाँ पे पता नहीं क्यों, ये हो सकता है ये इनबिल्ट हो, ये मेरी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो। मुझे जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था या है उसको लेके थोड़ी सी इरिटेशन होती रहती थी। तो जो नई पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स की बनी, इंडियन नेशनल स्टूडेंट एक्शन फ्रंट, इंसाफ। अच्छा, इंसाफ बनी थी। हाँ। तो मैंने वो ज्वाइन की। वो उस वक्त तेलरमैन चौक के बाद की बात है। इत्तेफाक की बात है, वो पार्टी एक ही साल में ख़त्म भी हो गई। बट वो मैंने ज्वाइन की। क्यों ज्वाइन की? लेफ्ट के भी सामने, कांग्रेस के भी सामने, मुझे लगा कि ये कुछ नया कर सकते हैं या इनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। जब आम आदमी पार्टी बनी तब मेरे मन में ये उम्मीद थी कि ये कुछ नया करेंगे, ये शायद उनके अंदर वो सारी दिक्कतें, गलतियां नहीं होंगी जो एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसमें है। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि मुझे लग रहा था कि अगर इस देश के अंदर अगर इतनी बड़ी, हो सकता है मेरा परसेप्शन गलत हो सकता है, अगर इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, लोग उससे इतनी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को हटाने की एक मुहिम चल रही है,
तो क्या मैं इसमें तटस्थ भाव में दूर से देखता रहूं या मैं इसमें अंदर कूदूं? फिर मैंने फैसला किया नहीं, अंदर चल के देखते ना, क्या दिक्कत है। और मैं तो उन दिनों संपादक था, आई वाज अ मैनेजिंग एडिटर, तो और अच्छी खासी तनख्वाह भी थी, कंपनी की दुआ से बड़ी गाड़ी भी मेरे पास थी जी। बट मेरे मन में आग नहीं, करके देखते हैं ना। तो मेरा अपनी पत्नी से इतना ही सिर्फ संवाद हुआ, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास अभी अच्छी सैलरी है, तुम जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी भी है, तुम्हारे पास ड्राइवर भी है, और तुम्हारे पास एक ऐसा कार्ड भी है जो कहीं भी तुम इस्तेमाल करो कंपनी उसको पे करती है, तुम उसके बगैर रह सकते हो। मैंने कहा रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुम अपना फैसला कर लो। और मुझे मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, अभी भी पढ़ाती हैं। तो मैंने वो फैसला इसलिए नहीं किया था कि मुझे कहीं कुछ पाना था। और जब मैं आम आदमी पार्टी में गया, आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम सैकड़ों ऐसे बच्चे थे, ऐसे लोग थे जो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़ के गए थे। एक दो लड़के ऐसे थे जो हांगकांग में काम कर रहे थे, कोई सिंगापुर, मैं बिल्कुल उदाहरण देना चाहता था। तो वो सारे लोग जो छोड़ के आए थे, तो शायद हमारे मन में एक पागलपन था, या लग रहा था कि शायद दुनिया बदल सकती है। अब नहीं बदली, तो वापस तो होता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, सैफरनाइजेशन पे आपका काम है, आरएसएस को आपने स्टडी किया है, आपकी किताब है और वो मैंने पढ़ी है, और मैं चाहूँगा कि कभी अगली बार हम लोग बैठें तो आपकी किताब पर ढंग से बात हो, क्योंकि उस पर बात जितनी होनी चाहिए थी शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आशुतोष की थी। ये मैंने देखा है कि ये जो नस्लवाद है ये भी है, पत्रकार की किताब और रिसर्चर की किताब, कुछ किया जाता है, लेकिन किताब बहुत काम की थी। आरएसएस को आपने जिस तरह से देखा है, और आरएसएस को बचपन से हम लोग वैसे भी देख रहे हैं, हम सब ऐसे घरों में हैं कि आसपास कहीं शाखा लगती थी, और एक पत्रकार के तौर पर देखा, एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखा, और पूरी यात्रा देखी। आरएसएस सफल है, इसको आप किस तरह से कहना चाहेंगे? आरएसएस निश्चित तौर पर सफल है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ, ये तो माना हुआ तथ्य है। किस तरह से इसको आप कहना चाहेंगे? ये मतलब इस सफलता को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक विचारधारा जो गांधी जी की हत्या के बाद जिसको मर जाना चाहिए था, दरअसल लगभग उस समय तो मरी गई थी, इतना बड़ा वो था, लेकिन उनके अंदर जो ये जिजीविषा है, पेशेंस है, उसका ये नतीजा है कि आज उनकी जो है वो तीसरी बार की सरकार है, और 17-18 राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं। तो वो उनकी जो कामयाबी है, जो वो करना चाहते थे, उसमें काफ़ी हद तक आज वो कामयाब है। एक ज़माने में 2014 के पहले मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ आरएसएस वाज एक तरीके से अब्यूज था, बिल्कुल, या कम से कम एक संकोच था कि नहीं, हम आरएसएस के नहीं है। नहीं, लोग लिखते थे कि ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन हम संघ के नहीं हैं। संघ के नहीं है। अगर उस जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द रूबिकॉन, अगर वो उन्होंने कर दिखाया है, और आज अगर आरएसएस का होना, संघी होना एक अपने आप में एक तमगा हो गया है, समाज में सम्मान का प्रमाण हो गया है, तो निश्चित तौर पर उनकी कामयाबी है। हमको उनको ना तो अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, और ना ही हमको ये समझना चाहिए कि उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। बिल्कुल। इसलिए मैं उनको एक बहुत कायदे से एक बहुत ही कामयाब संगठन के तौर पर मैं उनको देखता हूँ, बहुत ही कामयाब संगठन। उनकी विचारधारा से मेरा 36 का आंकड़ा है, ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन जहाँ तक कामयाबी का प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि आरएसएस की कामयाबी भारतीय समाज की विफलता है, या फिर आज़ादी के बाद जिस तरह का सपना देखा गया था उस सपने की विफलता है, तो आपका सवाल बहुत बहुत कठिन सवाल है। मैं इसको समाज की विफलता के तौर पर नहीं देखता हूँ। मैं इसको देखता हूँ कि ये जो एक तरीके का जो इतिहास की एक अलग इतिहास कई धाराओं में चलता है, उसकी कोई एक धारा नहीं होती, और इतिहास अपने साथ साथ वो कोर्स करेक्शन करता हुआ चलता है। और जिसे अगर मार्क्सियन लैंग्वेज में बात करें तो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद की जो थीसिस थी उसके खिलाफ एक एंटीथीसिस को आना था, और अब जो स्थिति है उसके बाद एक सिंथेसिस पैदा होगी। ये तो उसका एक तरीके से आप कहें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल आंसर हो गया। इसका एक दूसरा आंसर भी हो सकता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर राइट विंग खड़ा नहीं हुआ, दुनिया के हर कोने में आज की तारीख में मजबूती के साथ राइट विंग खड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, जो 250 साल की जो डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ ट्रंप जैसा आदमी अगर राष्ट्रपति बन सकता है, तो फिर जितना लिबरल थिंकिंग के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ये जो लिबरल ऑर्डर है, जो लिबरल फिलॉसफी है, जो लिबरल थॉट प्रोसेस है, इस थॉट प्रोसेस में बहुत सारे एबरेशंस आ गए हैं।
और समाज बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ये अभी भी 1945 से आगे निकलता हुआ अपने आप को देखता नहीं है। दो चीज़ों पर मुझे लगता, और इसलिए जो 2026 का जो समाज है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो उसके कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो क्राइसिस है उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसको एड्रेस नहीं कर रहा। चूंकि उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो एक विकल्प की तलाश में है। वो हंगरी में ऑरबॉन के में अपने आप को खोजता है, वो फ्रांस में लीपेन में अपने आप को खोजता है, जर्मनी में AFJ को देखता है, आप चले जाएंगे नेपाल में बालेंदु शाह के रूप में, बालेंदु शाह के तौर पर देखता है, और खुद इजराइल के अंदर भी वो अपने आप को नेतन्याहू में देखता है। तो क्यों है ऐसा? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जो जिसे कहते हैं ना कि समाज बहुत आगे निकल गया है और विचार पीछे रह गए हैं। दो चीज़ों पर मुझे लगता है कि इनको कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। एक, द लिबरल थॉट प्रोसेस हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट विद द रिलीजन, वन। सेकेंड, द लिबरल थॉट प्रोसेस हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट विद द माइग्रेशन और या आइडेंटिटी। रिलीजन के लेवल पे क्या है कि देखिए, रिलीजन, धर्म तब था जब स्टेट नहीं था, धर्म तब था जब समाज भी नहीं था, क्योंकि वो सबसे प्राइमल इंस्टिंक्ट है। जब इंसान पैदा हुआ होगा, जब पहली बार इंसान के तौर पर, धर्म या ईश्वर, नहीं, मैं धर्म के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है। जब वो पहली बार इंसान के तौर पर जगा होगा, जब आसमान में बिजली कौंधी होगी, जब उससे वो डरा होगा, तो किसी अज्ञात की शरण में गया होगा, वो तो ईश्वर होगा, और वहां पे फिर वो उसने उससे निजात पाने की कोशिश की होगी। तो आप उसको धर्म कहें, उसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, वो उसकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट है, उस प्राइमरी इंस्टिंक्ट है। उस प्राइमरी इंस्टिंक्ट को अगर लिबरल ऑर्डर अगर उसको निगेट करने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है कि लिबरल थॉट प्रोसेस ने उसको निगेट करने की कोशिश की। आपको उससे निगेट नहीं करना है, आपको उससे कॉन्वर्सेशन करना है, आपको उसको निगेट नहीं करना है, आपको उसको इंगेज करना है। आपको समझना पड़ेगा कि जब मेरे पिताजी, आई एम ए नॉन बिलीवर, माई वाइफ इज ऑल्सो नॉन बिलीवर, लेकिन जब मेरे पिताजी आते हैं, मेरी माँ आती है, तो सुबह 5 बजे उठती हैं और मेरा अपार्टमेंट जो मंदिर है वहां जाती है। बिल्कुल। इज शी कम्युनल? इज ही कम्युनल? नो। यहाँ मेरा एक और मजेदार है, मैं आपको बस अपना इंसाइट दे रहा हूँ, बाकी आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिए। आज़ादी की पूरी लड़ाई देख लीजिए, जिना एकदम लिबरल और आलमोस्ट नास्तिक। आलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि बात के टाइम में वो नमाज में थोड़ा सा एक्टिंग कर लिया करते थे, नमाज पढ़ने उनको कभी नहीं आया। मौलाना आज़ाद पूरी तरह से धार्मिक आदमी, ट्रेनिंग जो उनकी हुई थी वो मक्का मदीना में हुई थी। उनके फादर ने कहा था ब्रिटिश सिस्टम में नहीं भेजेंगे, तो वो घर में पढ़ाया था, सब कुछ था। महात्मा गांधी पूरी तरह से आस्तिक। सावरकर, अब तो उनके परपोते ने मान लिया कि धर्म के खिलाफ लिखा था। जब मैंने पहली बार बताया कि गाय के खिलाफ उन्होंने ये लिखा था, तो बहुत लोग नाराज हुए थे। तो ये जो दो लिबरल लोग थे, ये जबरदस्त कम्युनल हुए, सावरकर और जिन्ना। और ये जो दो पूरी तरह से धर्म में एकदम यहाँ तक डूबे हुए लोग थे, ये सेकुलर रहे। तो ये तो हमको अब भूल जाना चाहिए कि सेकुलर होने के लिए आपका अधार्मिक होना जरूरी है। बस इतना ही मेरे को था, बाकी तो अपनी बात करनी। आपको एक चीज और मैं आपको जोड़ देता हूँ, आप तो सावरकर पर रुक गए। बाला साहब देवरस, यस, बाला साहब देवरस, जब उनसे मिले थे आप? मैं कभी नहीं मिला। बाला साहब देवरस जब आरएसएस के प्रमुख बने, तब उनको सजेस्ट किया गया कि अब तो कम से कम आप थोड़ा धार्मिक हो जाइए, मंदिरों में जाना शुरू करिए, ये जो कलावा पहनना शुरू कर दिए। तो बाला साहब देवरस भी पूरी तरीके से, अगर वो आरएसएस में नहीं होते तो मैं कन्विंस्ड हूं कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में होते जी, पूरी तरीके से। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट है, जिसने इंसान को सर्वाइवल की लड़ाई में हर पल उसकी मदद की है, आपको उसके साथ इंगेजमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे जो बहुत सारे लिबरल लोग हैं कि जब कोई हिंदू टीका लगा लेता है तो उसको वो कम्युनल बताते हैं, जब कोई मौलाना दाढ़ी रख लेता है तो उसको वो कम्युनल बताते हैं, कोशिश करते हैं, जब कोई प्रीस्ट क्रॉस पहनता है तो आप उसको, ये नहीं चलेगा। और इस पर बहुत रिएक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में इस पर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट, तो उसके साथ आपको इंगेजमेंट करना पड़ेगा। माइग्रेशन डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा है कि हिंदुस्तान के हर कोने में आपको आप नौकरी करने का अधिकार है, घर खरीदने का अधिकार है, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। बिल्कुल। अमेरिका तो छोड़ दीजिए, यूपी बिहार के लोग जब बॉम्बे जाते हैं तो उनकी पिटाई होती है। बिल्कुल। कर्नाटका में जाते तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो एक जो रिलीजन नहीं, जो रीजनल आइडेंटिटी, रिलीजन के बाद वो उसको एक बहुत ठोस आधार देती है। मराठी आइडेंटिटी वो उसको ताकत देती है, बंगला आइडेंटिटी उसको ताकत देती है, इटालियन होना उसको ताकत देता है। जब आप उस आइडेंटिटी को
जब उसको लगता है कि हमारी ये आइडेंटिटी खतरे में पड़ रही है, तब वो रिएक्ट करता है। और वो तब तक वो चीज़ें सुप्त पड़ी रहती हैं जब तक आपकी जो इकोनॉमिक नीड्स है वो पूरी होती रहती हैं, जब तक आपको खाना मिलता रहता है, आपके वेलफेयर स्टेट ठीक से काम कर रहा होता है जी। तो मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों पे अगर हम करें और इस पर अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, तो मैं इसको एबरेशन मानता हूँ। ये जो राइट विंग का जो उभार है ये एबरेशन है। ये मैं पूछने वाला था कि आपने कहा कि लिबरल पॉलिटिक्स जो है वो 45 में अभी उलझी हुई है, तो राइट विंग पॉलिटिक्स 45 से आगे निकल आई है, 44-45 से। राइट विंग पॉलिटिक्स हमेशा से एबरेशन ही रही है। ओके। ये मेन स्ट्रीम कभी नहीं रही। हिटलर थे, कितने साल जिंदा रहे? नहीं जिंदा रहे। मुसोलिनी भी ज्यादा तक तो नहीं चले ना। 45 के बाद से आपने देखा कि लेफ्ट लिबरल ऑर्डर ही चल रहा है एक तरीके से। लिबरल ऑर्डर भी एक तरीके, लेफ्ट ऑर्डर भी एक तरीके से खत्म हो गया, खत्म हुआ 90s के बाद खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो लिबरल ऑर्डर ही, लिबरल थॉट प्रोसेस ही हिस्ट्री की मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा यही है। जब ये मुद्दों को एड्रेस करना बंद कर देती है, जब लोगों को इससे निराशा होने लगती है, तब वो एक अलग रास्ता खोजता है। और मुझे लगता है कि वही हो रहा है। और अब इस वक्त दुनिया के अंदर जो एक डिबेट चल रही है, हमारे यहाँ तो वो डिबेट नहीं चलती, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे तो लोग ये सवाल पूछने लगे कि भाई डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप कैसे निकल रही, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके तानाशाही कैसे आ रही है, इसके पीछे के कारण क्या है। बड़ी अच्छी किताबें आई हैं, हाउ डेमोक्रेसी डाई, हाउ टू किल अ डेमोक्रेसी, बहुत किताबें, बहुत अच्छी किताबें आई हैं। और जो बड़े बड़े इस वक्त पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आज भी क्या कारण है कि इनको 36% ही वोट मिलता है? पहली बार आते तो 31% वोट मिलता है, दूसरी बार आते तो 37% वोट मिलता है, तीसरी बार इनको 36%। ये 40 क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम नहीं है। मेन स्ट्रीम नहीं है। जिस दिन हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि ये हवा हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो पूरा लेफ्ट इतना बड़ा मूवमेंट क्यों दुनिया में खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी जो बेसिस है वो, उसका बेसिस विवेक है। जिसे कहते हैं ना, लेफ्ट का जो फंडामेंटल है वो रीजन पे आधारित है, राइट विंग का जो फंडामेंटल है वो सेंटिमेंट पे आधारित है, इमोशंस पे आधारित है। इमोशन में तर्क नहीं होता। इसीलिए जब आप राइट विंगर से बात करते हैं तो राइट विंगर गाली पे आ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि तर्क नहीं दे पाता। लेफ्ट में उसकी विचारधारा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तर्क, आप मार्क्सियन थॉट प्रोसेस को लेकर आप एस्थेटिक्स को भी डिफाइन कर सकते, ये नहीं कर सकते। और आप देखिए कितनी अजीब विडंबना है। एस्थेटिक का तो आशुतोष भाई मतलब सत्यानाश जो हुआ है। एक मूर्ति में देख रहा था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बताई जा रही है, चूंकि कहा जा रहा है तो मान ले रहा हूँ, जिसको शायद तांबे का कहा गया था और मिट्टी निकल गया, वो तो एक अलग मामला है। इतनी गंदी तस्वीर, मतलब अटल जी को मैंने सामने से भी देखा है, उनकी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा हिंदुस्तानी व्यक्ति होता है, खूबसूरत से व्यक्ति थे वो, जैसे नॉर्मल हिंदुस्तानी होता है, लेकिन वो इतनी अजीब सी तस्वीर। सरदार पटेल की तस्वीर बनी है, अगर सरदार पटेल देख ले तो कहेंगे हटाओ भाई ये मैं नहीं हूँ। जिस तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं हमारे यहाँ, तो एस्थेटिक्स का तो बहुत बुरा हाल हुआ है। मुझे लगता है ये बिल्डिंग्स अगर ऐसे बनती रही, क्यों है ऐसा? आप अगर पूछेंगे कि मैं कभी लेफ्टिस्ट नहीं था, हालांकि मैं जेएनयू में मैंने पढ़ा हूं, तो मैं कभी लेफ्टिस्ट नहीं लेकिन था। मान लिया जाएगा। हाँ, जेएनयू में पढ़े तो मान लिया जाएगा। मैं आप सफाई भी नहीं देता उसके बारे में। मैं तो नहीं पढ़ा हूँ जेएनयू में, आप मुझे फिर भी आप लोगों के हिस्से की गाली सुनता हूँ जेएनयू वाले, जबकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था इकोनॉमिक्स में वहाँ पे। आप मुझे बताइए कि अगर हिंदुस्तान के 5 हिस्टोरियंस का नाम आएगा, उसमें कोई आरएसएस का आएगा? आ सकता है, नहीं आरएसएस के लोगों का नहीं आएगा, एक आध लोगों का उस जमाने के जिनको राइट विंगर हम कहते रहे हैं वो बेहतर रहे हैं। वो राइट विंगर जैसे आरसी लेफ्ट की लाइन से थोड़ा सा अलग रहते, थोड़ा अलग राइट विंगर, बस इतना ही था। संघ की विचारधारा से निकला हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन कौन है? नहीं मिलेगा कोई भी। पेंटर कौन है? एक्टर कौन है? एक्टर तो है। कलाकार कौन है? एक्टर तो है। कहानीकार कौन है? कवि कौन है? स्कल्प्टर कौन है? आप एक बता दीजिए मुझे। नहीं, एक्टर छोड़ के मैं सब मान ले रहा हूँ। ठीक है। आप आम काट के खाइए, ये चूस के खाइए, आपका वही वाला है। मैं सवाल पूछता हूँ। ठीक बात है। लेखक बता दीजिए ना मुझे। भाई लेफ्ट का 50 गाली दीजिए, खड़े हैं ना उनके इतिहासकार। भाई सत्यजीत रे क्या थे? ऋत्विक घटक कौन थे? बलराज साहनी कौन थे? एक हद तक तमस किसने लिखी थी? तमस किसने लिखी थी? राजेंद्र यादव कौन थे? हाँ, राजेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह बेदी, जो भी कौन थे? याद करना चाहिए। बिल्कुल लेफ्टिस्ट, सब लेफ्ट के लोग थे। बिल्कुल ये लोग। शबाना आजमी कौन है? जावेद अख्तर कौन है? बिल्कुल। हिस्टोरियन रणधीर सिंह कौन है?
है ना, बिल्कुल, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, एकेन पनिकर, बिल्कुल है उनके यहाँ कोई एक ऐसा इतिहासकार जिसका मैं नाम ले सकूँ? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इमोशंस, जब आपका बेसिस इमोशंस है, जब आप तर्क पे इमारत खड़ी नहीं करते हैं, तब आप ना तो अच्छा साहित्य लिख सकते हैं, ना अच्छा इतिहास लिख सकते हैं। मैंने एक बार इनको चैलेंज किया, मैंने कहा, बोले क्या आज़ादी के बाद से तो कांग्रेस की सरकार थी और इतिहास इन्होंने लिखा? मैंने कहा, आपको किसी ने रोका? यस, एग्जैक्टली, मैं भी यही पूछता हूँ, आपको किसी ने रोका? आप क्या भाई इनकी सरकार है, आशुतोष और अशोक लिख रहे हैं ना? बिल्कुल, सरकार तो इन्हीं की है, लिख तो रहे हैं ना। मैंने कहा, एक ही आदमी ने इतिहास ठीक लिखा अपने हिसाब से, हाँ, जो वो था सावरकर, हाँ, जिन्होंने 1857 के किताब पर भी अच्छी क्या मतलब एक ठीक ठाक किताब, प्रोपेगेंडा की बुक है लेकिन ठीक ठाक किताब है। या 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री सावरकर ने लिखी। आप उसके एक एक लाइन से डिसएग्री कर सकते हैं, बट दैट्स अ पैरेलल एडिफिस ऑफ, हाँ, खड़ा करने की कोशिश की, बिल्कुल की ना उन्होंने। और कौन है? लेकिन सावरकर के उस इतिहास को भी तो कोई दुनिया में कहीं उसको कोई वो तो नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो ये इसलिए है क्योंकि ये इमोशंस पे खेलते हैं, सिर्फ इमोशनली लोगों को चार्ज करते हैं, और जब तर्क की कसौटी पर आता है तो फिर वो धराशायी पूरी इमारत हो जाती है। इसलिए ये इनके यहाँ सिर्फ मीडियोक्रिटी ही पनप सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए इनका जो आंदोलन है उसकी एक सीमा है, उसके बाद ये इसीलिए इसको अंततः व्यक्ति आधारित होना पड़ता है, सबके बावजूद मजबूरी है, मजबूरी है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। और जब देश के अंदर 2014 पहुंचते पहुंचते भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों की वजह से जब गहन निराशा हुई, तब लोगों ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब लोगों के अंदर मैं उस निराशा को उसी तरीके से पनपते हुए, अंदर बैठते हुए मैं देख रहा हूँ। ये जो पूरा मूवमेंट था उसको आप किस तरह देख रहे हैं? फिर एक जरूरी सवाल इसके बाद मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक बार, या इसको दूसरी तरीके से अगर बोलूं तो डेमोक्रेसी अपने आप को नए सिरे से असर्ट कर रही है। क्योंकि हम सब छोड़ दें, कौन लीड कर रहा था, वो कहाँ से आए थे, किस पार्टी से थे। शुरू में मैंने सवाल उठाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब जो है आंदोलन बड़ा हो गया है, नेता बहुत छोटे हो गए हैं। कोई है ही नहीं नेता। हाँ, अन्ना वाला आंदोलन अलग था, उसमें नेता हमेशा बड़े रहे, लेकिन इसमें तो नेता बस हैं। वहां भी जो लड़के थे, वो अभिजीत कह रहे थे, सौरभ कह रहे थे, तो वो कोई ऐसी लार्जर देन लाइफ छवि ना उन्होंने बनाई ना उनकी बनी। आंदोलन बड़ा हो गया, इसलिए आंदोलन पे मुझे लगता है बात करना बेहतर है, बजाय इसके कि कौन कर रहा था, क्या कर रहा था। तो वो डेमोक्रेसी असर्ट कर रही है जी, फाइट बैक कर रही है, इनको पुश बैक दे रही है। क्योंकि जब मामला यहां तक आ जाए और आपको लगे कि मैं तो इनविंसिबल हूं, मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो नेचर का अपना एक लॉजिक होता है। उसने एक अनजान से 30 साल के बच्चे को भेज दिया देश के अंदर, और उसने आपकी नींव हिला दी। आपको अपना मंत्री सरेंडर करना पड़ा। ये क्यों हो रहा? दूसरी बार, मेरे ख्याल से दूसरी बार ही किया है। इसके पहले वो एमजे अकबर साहब गए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं वो लोगों से रेजोनेट नहीं कर रहा। आपने जो वायदे किए तो पूरे नहीं हो रहे थे। आपके जो एरोगेंस के आगे जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर दिखने लगी थी। तो डेमोक्रेसी ने कहा नहीं, वी आर हियर, हम फाइट बैक करेंगे, और वो फाइट बैक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आंदोलन को कोई नहीं लीड कर रहा था, कोई लीड नहीं कर रहा। ठीक बात है, एकदम सहमत हूं मैं। एक भी आदमी नहीं था जो लीड कर सकता उसको। मैं जब देखने गया, कुछ फेसेस थे तो केरला हाउस पे अलग बच्चे बैठे हैं, वो अपना कर रहे हैं। सीपी में अलग बच्चे बैठे हैं, सेंट्रल पार्क में अलग बच्चे, और बच्चे नहीं कहना चाहिए, युवा बैठे हैं। हम लोग, ये बड़ी बुरी आदत है कि बच्चे कह रहे हैं, हमारे युवा बच्चे ही। हाँ, लेकिन है वो युवा। भाई भगत सिंह 23 साल के थे, तो युवा है वो। जो मतलब बच्चे जब हम कहते हैं तो ये लगता है कि मतलब जिनको कोई और चला रहा होगा किसी और की बुद्धि से, तो अपने तरीके से वो कर रहे थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि मंच पे क्या हो रहा है। मंच के आसपास 1000-1200 लोग थे, लेकिन बाकी 49,000 लोग मंच से दूर थे और अपने तरीके से कर रहे थे, और वो असर्ट कर रहे थे, और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल। अच्छा आशुतोष भाई, अब आपको ऐसे सवाल पे ले चलता हूं मैं, जो मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, और पर्सनल नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों पूछे पर्सनल? इंटरनेशनल पर्सनल इतना मैं आपको जानता भी नहीं, और जानने की जरूरत भी नहीं। जैसे जानता हूं वैसे ही जानना चाहता हूं आपको। इंटरनेशनल पॉलिसी में आपका इंटरेस्ट मुझे दिखता है, और जब आप पत्रकारिता करते थे तब भी दिखता था, और ट्विटर पे भी दिखता है, सत्य हिंदी में भी दिखता है। और सबसे बड़ा कोई प्रोपोगेंडा अगर चला है, मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर से आता हूं, तो वो ये कि ठीक है यार, दुनिया में तो डंका बज रहा है ना, ये वाला कि विश्वगुरु शब्द का उपयोग कम किया जाता है ये सब सोशल मीडिया पे, लेकिन दुनिया में डंका बज रहा है। पहले इज्जत नहीं मिलती थी, अब इज्जत मिलती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मुझे लगता है कि
अगर नौकरी करने या मजदूरी करने जाने वाले जिन देशों में लोग जाते हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह, अगर उनको छोड़ दें तो जिसको भ्रमण करना कहते हैं, पर्यटन करना कहते हैं या मिलना कहते हैं, मेरे ख्याल से 10-15-20% लोग ही होंगे जो विदेश जाते होंगे। हालांकि मिडिल क्लास अब बड़ी उससे भी कम होंगे, उससे भी कम शायद होंगे। तो आप नहीं जानते हैं कि इटली में आपको क्या कहा जाता है, आप नहीं जानते हैं कि यूरोप में शेंगन वीज़ा लेके अगर आप डेनमार्क का शेंगन वीज़ा लेते हैं और जर्मनी में उतरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जर्मनी क्यों आ गए, या वीज़ा अप्लाई करते समय आपको ये सिद्ध करना होता है कि आप लौट के वापस आएंगे। ये उनको नहीं पता होता है, वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरे। तो पूरा एक माहौल बनाया गया कि आप दुनिया में वर्ल्ड लीडर हो गए, मोदी जी के चलते आप जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग सलाम करते हैं। थोड़ा बहुत विदेश मैंने भी घूमा है, आपने भी घूमा, ये कितना सच है उस पर बात ही करना बेकार है। ये जो इमेज बनी थी और जो हाल के टाइम में हुई हैं घटनाएं अभी पिछले 3-4 साल में, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो, ईरान के वार का मामला हो, ट्रंप के साथ रिश्तों का मामला हो, आपको लगता है कि वो डिस्टर्ब हुई है? और दूसरा, उससे बेहतर मतलब यहाँ से शुरू कीजिए कि वाकई जो इनकी फॉरेन पॉलिसी थी जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी, उसने देश को कितना नुकसान पहुँचाया है? देखिए, इसको मैं दो तरीके से इसको देखने की कोशिश करता हूँ। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई स्वाभाविक नेता नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं हाँ, आप। स्वाभाविक नेता नहीं है। जो आप अटल बिहारी वाजपेयी में देखते हैं, अच्छा, जो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू में देखते हैं, इंदिरा गांधी में देखते हैं, मोदी वो नेता नहीं है। मोदी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एक इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस्ड पर्सनालिटी है। okay. सब कुछ उनका स्कल्प्टेड है, सब कुछ उनका प्लान्ड है, और उस प्लानिंग में प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ये मीडिया पे जो कब्जा है, वो उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मीडिया भी तो उसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाउसेस की ही है सारी अब। तो खास तरीके से मोदी की एक तस्वीर का आना, एक खास तरीके से यूं देखना, खास तरीके से कुछ चीज़ों को बोलना, टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से भाषण देना, वो सारी चीज़ें। क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पॉन्टेनिटी नहीं है इनके अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी ये दिक्कत नहीं थी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये उसके वो जो प्रतिमा इनकी गढ़ी गई है, उसके वो प्रोड्यूस हैं। तो जब वो विदेशों में जाते हैं तो उसके 15 दिन पहले एक टीम इनकी जाती है जो वहाँ के एनआरआईज को इकट्ठा करती है, फिर वहाँ जाके ये खड़े होते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, यूं करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज स्कल्प्टेड। एक भी कदम ऐसा नहीं है जो स्पॉन्टेनियस है उसमें। मोर ऑफ अ थिएटर। हाँ, और उसके बाद फिर उस इमेज को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है और लोग उस छवि को ही देखते हैं, क्योंकि कोई काउंटर नैरेटिव, कोई काउंटर मीडिया उस तरीके से पहले नहीं, अब तो है। तो उस छवि में कि नरेंद्र मोदी न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी बात दुनिया सुनती है, इस छवि को बहुत कायदे से हमारे और आपके मानस में इंपोर्ट किया गया, उसको यहाँ पे छाप दिया गया। दिक्कत तब पैदा हुई कि जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग विदेश नीति पे हमारी असफलताएं एक के बाद आने लगी। और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति के विदेश नीति के मामले में सबसे असफल प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का जो के गौरव को भी रक्षा नहीं की और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट है उसकी भी रक्षा नहीं की। आज की तारीख में आप धर्मगुरु थे, आप तो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर रुकवा रहे थे, यही कह रहे थे, यही प्रोपेगेंडा था, है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति आपको सुबह से शाम तक कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल। अमेरिका से आपके कोई रिश्ते नहीं है, चाइना से आपके कोई रिश्ते नहीं है, रशिया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त आपने गंवा दिया है, ईरान आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, वो आपने गंवा दिया है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहलगाम हुआ तब हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। हमने अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशंस भेजे, हम ये दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। क्यों? आज पाकिस्तान, वो ट्रंप पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं, बिल्कुल। उसके रिश्ते और रशिया के साथ टर्की से भी अच्छे हैं और वहाँ से भी अच्छे हैं, ईरान से भी। हम कहाँ हैं? हम जब दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। क्यों? और आर्थिक स्तर पर आज आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया। तो
विदेश एफडीआई जिस तरह से यहाँ से जा रही है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है। मतलब हाँ। जीरो हो गए आप एफडीआई में। तो आप हैं कहाँ आज? आप नेपाल आपके साथ नहीं है, श्रीलंका आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान तो कभी भी आपके साथ नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, भूटान तक। वेयर आर वी? सार्क नाम का एक होता था, वो आपने खत्म कर दिया। चोगम होता था, वो आपने खत्म कर दिया। नॉन अलाइंड मूवमेंट था, वो खत्म हो गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? आज की तारीख में दिक्कत यह है कि हमारा एक आदमी अमेरिका में पकड़ा जाता है और उसके बाद हिंदुस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमा होता है वहाँ पे। कनाडा में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा नहीं सकते, क्यों? वेयर आर वी? विदेश नीति में अब है कहाँ? इजराइल के साथ, सिर्फ इजराइल के साथ। और इजराइल कौन है? एक जेनोसाइडल स्टेट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जिसको बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा एक वॉर क्रिमिनल घोषित कर रखा है, वारंट जारी किया हुआ, जिसको खुद ट्रंप कहते हैं, जो उनके गॉडफादर हैं, कि हमारी वजह से तुम बचे हुए हो, अदरवाइज तुम तो जेल चले जाते। ही इज अ क्रेजी गाय। और हम युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल से जाके गले मिलते हैं, क्यों? अगर ये हमारी विदेश नीति है। अमेरिका कहता है कि आपको वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदना, आप नहीं खरीदते। कहता है ईरान से तेल नहीं खरीदता, आप नहीं खरीदते। कहता है रशिया के साथ तेल नहीं खरीदता, आप नहीं खरीदते। वो कहता है रशिया से तेल खरीदो, आप खरीदते हो। कहता है ईरान से तेल खरीदो, आप खरीदते हो। कहता है वेनेजुएला से तेल खरीदो, आप खरीदते। क्यों? वेयर इज आवर फॉरेन पॉलिसी? इंदिरा, हम जब आज़ाद हुए थे तब हम बहुत गरीब देश थे, लेकिन हमारी एक मॉरल लीडरशिप थी। कोरिया वार में नेहरू जी ने रोल निभाया था। बिल्कुल, हमारी एक मॉरल लीडरशिप थी। हमारे अंदर वो नैतिक साहस था कि हम शीत युद्ध के दौरान भी ना तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में थे और ना ही कम्युनिस्ट वर्ल्ड में थे। एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ अमेरिका था, दोनों भारत को अपनी तरफ लाना चाहते थे। हमने बीच का रास्ता अख्तियार किया। और अगर दिमाग की बात करें तो हमने दोनों से फायदे लिए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। एज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री जब आप देखने जाते हैं तो नेहरू जी 15 दिन के लिए अमेरिका भी जाते थे। ऐसा नहीं था कि अमेरिका का बहिष्कार किए हुए थे। बिल्कुल, वहां से भी टेक्नोलॉजी आ रही थी, यहाँ से भी टेक्नोलॉजी आ रही थी, और हमारे स्टूडेंट हर जगह जा रहे थे पढ़ने के लिए। बिल्कुल। और हमारे अंदर वो साहस था कि हम पोखरण ब्लास्ट भी करते थे। हाँ। हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करते थे अमेरिका के इच्छा के खिलाफ। हाँ बिल्कुल। हम दोबारा पोखरण ब्लास्ट भी करते थे। बिल्कुल, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बिल्कुल दोबारा। और हमारे पास सैंक्शन भी लगा, फिर भी हम खड़े रहे। हमने तो नहीं सरेंडर किया किसी के सामने। हमारे पर आतंकवाद एक के बाद एक घटनाएं, हमने उसका सामना किया। तो सवाल इस बात को है, जब आप मॉरल लीडरशिप खो देते हैं, हमारी जो पहचान एक मॉरल लीडर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे थी, जब आप वो ख़त्म कर देते हैं, जब इजराइल के साथ आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, तब ये दिक्कत पैदा होती है। जब मुस्लिम हेट का इसमें कितना रोल है? किसमें? मुस्लिम हेट का इसमें कितना रोल है? देखिए, विदेश नीति में ये बहुत मैटर नहीं करता। नहीं, मैं जिस तरह से सोचता हूं, मैं आपको बता दूं, जैसे मालदीव का मामला है, मैंने थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की कि मालदीव में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया आउट हुआ। कुछ लोग हैं जिनसे बात और बाकी सब किया, तो आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि हमारे यहाँ के जो वीडियोज़ होते हैं, जिनको हम समझते हैं ये तो साइडलाइन ट्रॉल हैं और ये हैं, उनको बाकायदा वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और वहाँ पर घुमाया गया था उस चुनाव के पहले कि इंडिया मुसलमानों के साथ ये बिहेव कर रहा है। मैं ओमान गया, ओमान में जो मेरे ड्राइवर थे, एक दिन बाद जब नॉर्मल हो गए तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि इंडिया तो इतना सुंदर देश है, हमारे साथ इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं और इतने सारे इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोग भी हैं, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसे बिहेव क्यों हो रहा है? डेनमार्क में एक प्रोफेसर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि अचानक से क्या हो गया, आप सब लोग मुसलमानों से इतना हेट करने क्यों लगे? मेरे समझ में ये आता है कि जब आप ये करते हो तो बांग्लादेश जैसे देश में या फिर मालदीव जैसे देश में या और भी इस तरह की दूसरी जगहों पर जो कट्टरपंथी हैं उनको एक ये मौका मिल जाता है कि हिंदुस्तान एक एंटी हिंदू मुल्क है। ईरान और उसकी इजराइल की आपने बात की, मैं भी लगातार करता रहता हूँ। ईरान को जब मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गज़ा में लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ें जाती हैं। जब ईरान का आप सपोर्ट करोगे तो आपका ही सपोर्टर कहने लगेगा आपने मुसलमान का सपोर्ट कर दिया। मैं इसको इस तरह से मतलब समझने की कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम हेट ने आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कितना रोल निभाया है। देखिए, मुस्लिम हेट ने आपकी फॉरेन पॉलिसी को उतना डैमेज नहीं किया जितना डैमेज हम सोचते हैं। ओके, है ना? मेरा ये कहना ये है कि आपके जो फॉरेन पॉलिसी के का जो विजन है वो क्या है? नॉन अलाइंड, आप मोरालिटी। इजराइल के साथ तो नरसिम्हा राव ने रिश्ते शुरू किए थे, कुछ भी बुरा नहीं था भाई। आपके व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट द फर्दरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करिए और उसके हिसाब से आप अपने रिश्तों को वीव करिए। यही तो काम करना है, एक डिप्लोमेट का काम यही है। जब भारत का विदेश मंत्री ये कहता है कि वी डोंट नीड प्रीचर्स,
तब दरअसल वह अपनी विदेश नीति की अक्षमता को अंडरलाइन कर रहा होता, जब आपने यूरोप के बारे में इस तरह की बातें की थी। और जब ये इस वार के बीच में पाकिस्तान पे कहा था कि हम दलाली नहीं करेंगे, इस तो टाइप की बात दो प्रॉब्लम, एक तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जब आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी और आपकी आइडियोलॉजी आपकी विदेश नीति को डिफाइन करने लगती है, तब उसमें प्रॉब्लम्स आती है जी। दूसरी बात क्या है कि जब आपका फॉरेन पॉलिसी का विजन क्लियर नहीं होता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और ये दोनों का एक्यूमुलेटेड वो दिखाई पड़ता है। जब आपको डोनाल्ड ट्रंप में एक सनातन रक्षक दिखाई पड़ने लगेगा, तब ये क्यों है? आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस में आपने ये एसेस करने की कोशिश ही नहीं की कि ये ट्रंप ये जो आदमी अगला राष्ट्रपति होने वाला है, ये भारत का दोस्त होगा या दुश्मन होगा। Exactly. या इससे हम कितनी लेवरेज ले सकते हो, कितनी लेवरेज नहीं ले सकते। जब आप भारत के उभरते हुए 140 करोड़ के बाजार की मार्केटिंग करने की जगह जब आप खुद की मार्केटिंग करने लगते, तब ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये जी। जब आप एरोगेंस में कि हम बहुत बड़े हो गए, ये नेपाल क्या है, श्रीलंका क्या है, बांग्लादेश क्या है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो मालदीव के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि मालदीव जो 50,000 या 60,000 की आबादी का देश है, वो भारत के बारे में कह रहा था कि आप सिपाही यहां से निकल लीजिए, इंडिया आउट। जस्ट इमेजिन। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? समझदारी ये कहती है कि आपको अपने पड़ोसियों से रिश्ते बना के रखने हमेशा, बिल्कुल। श्रीलंका हो चाहे नेपाल, और बांग्लादेश, आप रोज बांग्लादेशी कहते हैं, क्या उससे बांग्लादेश नाराज नहीं होगा? बिल्कुल। और अगर बांग्लादेश नाराज होगा तो क्या आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका डिस्टर्ब होगा या नहीं डिस्टर्ब होगा? हम बहुत मुश्किल के साथ बांग्लादेश और जो नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम थी उसको हम संभाल पाए थे। बिल्कुल। लेकिन आप रोज बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, क्यों भाई? इतनी तो समझ होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि जो चीन के हिस्से में जो कश्मीर है वो भी हम लेके रहेंगे, तब दरअसल आप भारत की विदेश नीति का नुकसान कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हो सकता है आपको याद हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और एक वक्त था जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ा वो स्टेटमेंट ये था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। जॉर्ज फर्नांडिस को बुला के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ऐसा स्टेटमेंट आप मत दीजिएगा। हम मन में क्या सोचते हैं ये अलग बात है, लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट देते हैं तो दरअसल आप चाइना को नाराज कर रहे होते हैं। वी हैव टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद देम। नाउ वी आर फेस्ड विद द टू थिएटर्स ऑफ वॉर, पाकिस्तान और चाइना। और हमारे टेलीविजन चैनल रोज कहते हैं कि हमने ड्रैगन को पटक के मार दिया। जस्ट इमेजिन, जब आपका टेलीविजन ये कहता होता है तो दरअसल वो आपकी विदेश नीति का नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आप चाइना को इरिटेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि, और सोशल मीडिया के टाइम में और नई खबरें छुपती हैं। पहले चलो हिंदी अखबार की नहीं जाती समझ में, बिल्कुल। तो हम जो जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो है, वो उसने भारत की जो एक छवि बनाई। जैसे मुझे याद आता है मालदीव वाला जब मामला हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे समंदर के किनारे, और उसको कहा जा रहा था कि ये मालदीव, लक्षद्वीप में, कि ये मालदीव का अल्टरनेटिव डेवलप होगा। बड़ी खूबसूरत सी वीडियो आई थी। एक बात मानना पड़ेगा कि इतनी सुंदर वीडियो जो आती है ना, उनको देख के बस अच्छा लगता है। लक्षद्वीप उतना सुंदर पता नहीं है कि नहीं जितना उन वीडियोज़ में दिख रहा था। लेकिन आप एक तरफ आपके लोग जो है वो मालदीव के मंत्री उसका गाली गलौज कर रहे थे, एक तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके करते हैं, और आपकी एक जो एजेंट जो बुक कराते हैं, वो कौन सा एक कंपनी है, ये मेक माई ट्रिप वगैरह टाइप की होती है, उस टाइप की कोई एक कंपनी थी जिसने कहा कि हम मालदीव का टिकट ही बुक नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, क्या नॉनसेंस है। उसका क्या असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल। मेरे एक मित्र थे जो बड़े काफी समय तक वो जर्मनी में थे जी, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे कही। बोले जर्मनी में लोग मुझसे पूछते हैं, यार आपके यहाँ इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, आप मैनेज कैसे करते हैं? तो दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को देख के सीखने की कोशिश कर रही थी कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम कैसे एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हैं। और थे हम। हाँ, और थे। भाई जर्मनी में तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, फ्रांस में भी उतनी डाइवर्सिटी नहीं है। थोड़े से माइग्रेंट्स आ गए, थोड़े से मुसलमान आ गए, तो प्रॉब्लम हो गई। करने में परेशान है। हाँ, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। हाँ, एग्जैक्टली। उनको प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो बुर्का पहन के भी निकल रहे हैं, घूंघट काट के भी निकल रहे हैं, वो चोगा पहन के भी निकल रहे हैं, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जब उस छवि को जब आप तोड़ते हैं, तब जो आपकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर थी डेमोक्रेसी, जब वो कमज़ोर होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपको आपकी बार्गेनिंग पावर भी कमज़ोर होगी। आप इसको समझिए, बिल्कुल 100% कमज़ोर हुई है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और फिर
क्या होगा? आप लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ वो तो होना शुरू हो गया कि गले मिलने से विदेश नीति नहीं चलती, झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती। जवाहरलाल नेहरू की कोई तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि लपक के किसी गले मिल ले, हाथ मिला, लेकिन जब नेहरू जी बोलते थे तो दुनिया मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी। दुनिया ने उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी थी, दुनिया ने उनकी जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वो पढ़ी थी। जब वो बोलते थे तो लोगों को लगता था कि हाँ, ये एक इंटेलेक्चुअल है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। गांधी हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर थे। जब आप गांधी को जब आप डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया आपको इज्जत की नज़र से नहीं देखेगी। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं ब्यूनस आयर्स में था आज से करीब 4-5 साल पहले। मेरी वाइफ को वहाँ पेपर प्रेजेंट करने के लिए गई थी, तो मैं सड़क पे ऐसे जा रहा था और अचानक मैंने देखा कि एक आदमी आगे गया और फिर लौटा। उसने मेरी तब देखा, उसने पूछा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। पता है उसके बाद उसने कहा वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू हैड अ मैन लाइक गांधी। जस्ट इमेजिन, ब्यूनस आयर्स कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, गांधी को मरे हुए कितना वक्त हो गया है, आप सोचिए। मार्टिन लूथर किंग, जिसने अमेरिका के अंदर ब्लैक्स राइट्स की लड़ाई लड़ी, उस आदमी ने जो बस सेग्रीगेशन की जो लड़ाई थी, हूबहू अक्षरशः गांधी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको इम्प्लीमेंट, सत्याग्रह और उसका बिल्कुल। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला उनको लेते हैं और आप अपने ही देश में उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया कैसे आपका सम्मान? आप जब नेहरू की बात कर रहे थे तो मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि नेहरू जिस भी आप देखिए, विदेश की जो भी तस्वीर देखिए, नेहरू का जो स्वागत करने वाले हैं, ताली बजाने वाले हैं, वो लोकल्स हैं। ब्रिटेन गए हैं तो ब्रिटिश है, अमेरिका गए हैं तो अमेरिकन से। एनआरआईज को कभी नहीं बुलाना पड़ा उनका स्वागत करने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क कभी होता भी नहीं था। हाँ, जरूरत ही नहीं, कभी ऐसा नहीं होता था, कभी ऐसा नहीं। देखिए, आप देखिए वो क्लिप आपको मिल जाएगी जब जॉर्ज बुश कह रहे हैं कि व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। और ओबामा में जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ रहा है कि जब 2008 की जब वो इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था तो बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह की तरफ देख रहे थे कि भाई एक इकोनॉमिक प्राइम मिनिस्टर है, व्हाट डज ही डू। और हम बहुत लकी थे कि उस रिसेशन के बाद इंडिया बाउंस बैक कर गया। बिल्कुल। और हमने कामयाबी के साथ उस मंदी को झेला। बिल्कुल ठीक बात। तो एक जो ये भी तो, अबे आप ये मत भूलें कि आपकी इज्जत दुनिया में इसलिए है कि आप नरेंद्र मोदी हैं। आपकी दुनिया में इज्जत इसलिए क्योंकि आप भारत के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर कभी कल कोई और बैठेगा उसको भी उतना ही सम्मान बिल्कुल मिलेगा। और अगर उस आदमी के अंदर अपनी काबिलियत होगी तो वो सम्मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो नेहरू जी का जो सम्मान था वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ, गांधी के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ, इस बात का भी था कि ही वाज एन इंटेलेक्चुअल जायंट, कि जब वो धारा प्रवाह किसी भी मसले पर बोल सकते थे। जब हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो फिर आपका सम्मान उतना ही होगा जितना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का होना चाहिए। उस पर आप ऐड क्या कर रहे हैं, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग, वी आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू। आशुतोष भाई, मन तो है कि 2-4 घंटे बात की जाए, लेकिन वक्त का मामला होता है। एक आखिरी बात की, ये मूवमेंट जिस तरह से हुआ, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमको, आपको, सबको माफ़ कर दिया है, आगे क्या आप देख रहे हैं अगले 2-4-5 सालों में? आप भी नजूमी नहीं है, मैं भी भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? देखिए, डेमोक्रेसी तो फाइट बैक कर रही, डेमोक्रेसी ने पुश बैक तो किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और इनको भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। अगर कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे तो इनके लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। और मैं एक बात जानता हूं, जितना मैंने आरएसएस को पढ़ा है और आरएसएस को समझा है, ये दे विल फाइट बैक, डेफिनेटली दे विल फाइट बैक, और सूनर देन लेटर। अब वो फाइट बैक किस फॉर्म में होगा और उस वक्त हमारी डेमोक्रेसी कैसे रिएक्ट करती है, इस पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में हिंदुस्तान और इस सरकार का नक्शा क्या होगा। ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात है, लेकिन आज की तारीख में द regime and the ideology is extremely wounded, and the wounded tiger is more dangerous. एक आखिरी सवाल किसी ने मुझसे कहा था कि ज़रूर पूछ लेना। तो मान लीजिए आप यहाँ से फ़ोन उठाएं और मैसेज पड़ा हो कि पीएम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक इंटरव्यू देना चाहते हैं, पहला सवाल क्या पूछेंगे?
किसी ने मुझसे कहा ये वाला जरूर पूछ लेना। और बाहर के एक दोस्त ने मुझसे कहा, पहला सवाल ये पूछूंगा कि प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो हमारे आशुतोष भाई को भी यही पूछना पड़ेगा कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। बहुत मजा आया जो बात करने में, ऐसा लग रहा था कि घंटों और बात करें। और एक चीज़ के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कई साल बाद कि सबने YouTube चैनल शुरू किया, मैंने भी शुरू किया, तो हम सब अपना चेहरा ले लेके आ गए और सिंगल मैं तो खैर पत्रकार था नहीं, मैं इतिहास के लिए आया था। लेकिन आपने जो एक टीवी का पूरा एक स्वरूप था वो अपने दिमाग में और अपने दिल में पूरी तरह से ज़िंदा रखा। चैनल भी आप लोगों ने शुरू किया तो मिल कर शुरू किया और एक सामुदायिक चैनल के रूप में शुरू किया, और वो एक ऐसा मॉडल है जिसकी ओर मैं बहुत उम्मीद से देखता हूँ। जब मुझे लगता है कि कई ऐसे चैनल अब आए हैं जो सामूहिक चैनल हैं, जिन पर दिन भर वीडियोज़ आते हैं, अलग अलग चेहरे हैं, कोई एक चेहरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के और चैनल अगर आएंगे तो शायद जिस मीडिया की बात से हम लोगों ने शुरुआत की थी उसका बेहतर मुकाबला हो सके। दरअसल क्या था ना, बस चूँकि आपने मुद्दा पहली बार मुझे बात करने का मौका मिल रहा है इस पर, मुझे लगता था कि इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहिए। यस, कल मैं रहूं ना रहूं, ठीक बात है, वो हमारा जो संस्थान जो हम लोगों ने शुरू किया वो चलते रहना चाहिए। इसलिए ना तो हम लोगों ने अपने नाम से शुरू किया, और आज की तारीख में तो मैं तो उसका डेजिग्नेटेड एडिटर भी नहीं हूँ। वो तो मुकेश जी चलाते हैं उसको पूरी तरीके से, और मैं हमारा दो ढाई साल से हमारा ऑफिस चल रहा है, और मैं 2 या 3 बार ऑफिस गया हूँ सिर्फ। मैं घर से ही काम करता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए, सीधी सी बात। और हमारी कोशिश भी यही थी, जैसी भी है मुझे लगता है कि ठीक ही है। नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हम लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी हम बहुत सारे बात करेंगे। और आपकी अगर वाकई कोई सवाल हो, गाली गलौज हो, तो वो बिल्कुल आप लिखिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन आशुतोष भाई से कुछ सवाल हो आपके तो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं अलग से पूछने की कोशिश करूँगा, अगली बार पूछने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।